नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे हम पिछले वीडियो के प्रश्न से, जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में। ये प्रश्न था कि हाल ही में मार्च 2024 में खबरों में रहा एक नया सुरक्षा कानून जिसे अनुच्छेद 23 कहा गया है, यह किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हमने आपको बताया था, यह हांगकांग से संबंधित है और ये 19 मार्च को हांगकांग की संसद में पेश किया गया, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में हमने 19 मार्च भी लिखा था। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको दे दिया है और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप सबों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और तमाम चीज़ें आप लोग विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले पुनः एक बार दोहरा दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप का नाम अब चेंज हो चुका है। कुछ रीजन था, प्ले स्टोर का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था जिस वजह से हमें नाम चेंज करना पड़ा। और जो लोग पहले यानी कि पुराने वाले एप्लीकेशन पे थे, अब नए वाले एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर जाइए। पुराने वाले एप्लीकेशन पे आप लोग कोई भी कोर्स परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है एप्लीकेशन पूरी तरह से बंद हो चुका है। अगर किसी का चल भी रहा है तो बहुत जल्द ही बंद हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप कोर्स परचेज करते हैं तो वो आपका एक तरह से व्यर्थ ही चला जाएगा। नए वाले एप्लीकेशन पे जब आप लॉगिन करेंगे तो पुराना वाला ही ईमेल आईडी या फिर जो आपका फ़ोन नंबर है वहाँ पर आईडी सेक्शन में डालेंगे। जब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपको डालना है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डालिए। अगर ये मतलब एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक है, अन्यथा पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। अगर रीसेट भी नहीं होता तो आप दोबारा से इसमें रजिस्टर कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए ये कॉल वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जो बटन दिख रहा है, इस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर लीजिएगा। कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि पुराने वाले एप्लीकेशन पे जितने भी लोग कोई भी कोर्स परचेज किए हुए थे, जल्दी से नए वाले एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर जाइए और एप्लीकेशन पे जो माई कोर्स सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि वो कोर्स आपको दिख रहा है या फिर नहीं, जो आपने परचेज किया था। ठीक है, और जरूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आज इसका अंतिम तिथि है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि पिछले 4-5 दिनों से मैं आपको रेगुलर बोल रहा था और हम टेलीग्राम पर भी आपको बता रहे थे कि जितने लोग भी कोर्स परचेज किए हुए हैं जल्दी से शिफ्ट कर जाइए नए वाले एप्लीकेशन पे। नया वाला एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये आज अंतिम तिथि है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से ये रेगुलर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि शिफ्ट कर जाइए। तो इसके लिए 5 दिन पर्याप्त समय था। अब ये अंतिम तिथि है, आज आप लोग कॉल कीजिए और अपना कोर्स को अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करा लीजिए। ठीक है, जितने लोग अब तक कंप्लेन किए हैं उन सभी का एक्टिव हो चुका है, कुछ ही लोग थे। हालांकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो डाटा जो ट्रांसफर हुआ उसी में थोड़ी दिक्कत हुई, जिस वजह से किन्हीं किन्हीं का कोर्स जो असाइन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जिनका नहीं हुआ है वो लोग जरूर करा लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के संदर्भ में। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। आप सभी जानते हैं कि 112वां बिहार स्थापना दिवस अभी हाल ही में 22 मार्च 2024 को मनाया गया। इस अवसर पर बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी नागरिक को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है। तो अगला पॉइंट है कि न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार फाउंडेशन यूएसए, ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी जो उपलब्धियां हैं जीवन में, उसके लिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर आगे हम जानेंगे ये 4 लोग कौन हैं, जो कि है तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, लेकिन ये बिहार से संबंध रखते हैं। देखिए यहाँ पर चारों को आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें जो एक नाम है यह है अमित चौधरी, दूसरा है डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल और डॉक्टर डॉक्टर क्रिस सिंह। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे अमित चौधरी की बात करें तो विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और उसी प्रकार से जो भी इनका कार्य क्षेत्र है वो यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। तो ये नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। जो 4 जो नागरिक सम्मानित हुए हैं, जो खास करके बिहार से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है।
अब देखिए यहाँ पर बिहार की बात हो रही है। बिहार का जो 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसको भी लेकर चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले बात हम कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सम्मान की, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सम्मान की ही बात कर रहे थे जो 4 बिहारी को मिला है। तो ऐसे में यहाँ पर बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सूची हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं और यहाँ से मतलब एक प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला। ये भी हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं, रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले ही बताया है, एबेल पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल टेलग्रांट को, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इससे पहले हमने जानकारी दिया था प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के बारे में, 2024 को लेकर रिकेन यामामोटो को मिला, जो कि एक जापानी वास्तुकार हैं। साथ ही 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को और संस्कृत के लिए कह सकते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला। आप इन दोनों को यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। जॉर्जी गोस्पंडिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे हैं। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और जो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में इन्हें चुना गया। लंदन में एक समारोह आयोजित हुआ था, यहाँ पर कह सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। और ये पुरस्कार पाने वाले आरबीआई के ये दूसरे गवर्नर हैं। इनसे पहले रघुराम राजन को ये सम्मान दिया जा चुका है। अच्छा, रिसेंटली इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य श्रोमणी अवार्ड से राम आश्रय गोयल को, और रिसेंटली डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अराइज होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे बिहार के बारे में। बिहार से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। ये भले ही बेसिक से फैक्ट है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि बिहार राज्य को जो दर्जा मिला था एक राज्य के रूप में कब मिला था, एक मतलब बिहार जो अस्तित्व में आया वो कब आया, तो 22 मार्च 1912 को जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उससे अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। राजधानी है पटना, और पटना को लेकर दो प्रश्न कॉमन रूप से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार हम आपको बतला चुके हैं कि पटना में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया गया था गंगा नदी के किनारे लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए, वो आजाद शत्रु के द्वारा किया गया था। और पटना नगर को बसाने का श्रेय जाता है उदयन को। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है पटना से संबंधित, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, और क्रम से देखें आज़ादी के बाद से सारे राज्यपाल को मिलाकर तो ये 41वें राज्यपाल हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के 29वें राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे फागू चौहान। ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझना है। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी रिसेंटली 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। 2023 में इसका थीम था आई लव स्पैरो। देखिए राजकीय पशु आपसे जानते हैं बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय मछली है देसी मांगुर, राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय खेल है कबड्डी। और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो बिहार को लेकर इतनी सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, दो स्वास्तिक के बीच में जब ये बौद्धि वृक्ष हो तो समझ जाइए कि बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर हम आगे। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहाँ खेलो इंडिया विमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया है और बिहार को गौरवान्वित किया है। तो ये आयोजित हुआ है कहां पर, तो ये बिहार की मेजबानी में पटना में आयोजित हुआ। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बिहार की मेजबानी में सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया
विमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 प्रतियोगिता में यह राउंड 2 था, जिसमें बिहार की 10वीं कक्षा की छात्रा कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, उन्हें जो ये 2 पदक मिला है, उन्होंने ये पदक किस श्रेणी में अपने नाम किया, यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने यह पदक अंडर 15 आयु वर्ग के 200 मीटर फ्री स्टाइल और इसी आयु वर्ग के यानी कि अंडर 15 आयु वर्ग के एकल मेडल स्पर्धा में इन्होंने यह पदक हासिल किया है। ठीक है, 15 मतलब अंडर 15 जो वर्ग है, इसमें इन्होंने ये दोनों पदक अपने नाम किया है। ये ध्यान रखें, 2 रजत पदक अर्थात 2 सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। ये चीजें यहाँ से संबंधित है। अच्छा, बिहार के खेल को लेकर बात हो रही है, तो ऐसे में बिहार सरकार अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो चुकी है, बहुत सारी घोषणाएं होती रहती है। ऐसे में एक बात ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बिहार के जो नए खेल मंत्री बने हैं, ये बने हैं सुरेंद्र मेहता। रिसेंटली जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो विभागों का बंटवारा हुआ, सुरेंद्र मेहता बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं। बिहार के राज्य का खेल है कबड्डी, अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। अच्छा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो कह सकते हैं एक कानूनी मान्यता मिली थी स्वायत्त संस्थान के रूप में, वो 25 मार्च 2023 को मिला था। मतलब इसको आसान भाषा में समझिए कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा या फिर फैसला लेने के लिए अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये पूरी तरह से अब स्वतंत्र है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, बिहार के खेलों की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक जानकारी ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए, हालांकि हम आपको बतला दिए हैं ऑलरेडी पहले ही। आपको मालूम है कि 2024 में गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, ये 75वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा? तो 75वां गणतंत्र दिवस था। और इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में जो झांकी निकाली गई, इसकी संख्या थी कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये 4 नाम हमने ये ब्लू में लिखा है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसमें एक बात ध्यान रखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर सभी झांकी का हमने वो मतलब कौन सा विभाग द्वारा निकाला गया, वो किस थीम पर आधारित था, वो पूरा हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जो एक्चुअली हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें प्रथम पुरस्कार मिला नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को। ये झांकी कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। अच्छा, दूसरा पुरस्कार जो मिला है, ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मिला है। ये मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी। ठीक है, ये बिहार सरकार का एक पहल है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसी पर ये आधारित था। तीसरा पुरस्कार जो मिला है, ये विधि विभाग पटना यानी कि विधि विभाग और कृषि निदेशालय यानी कृषि विभाग को मिला है संयुक्त तौर पर। तो ये तीनों पुरस्कार मिले हैं इन मतलब कह सकते हैं प्रथम द्वितीय और तृतीय इन 4 विभागों को। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि ये सब भी जो नीचे देख रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये वाला खास करके जो 8 नंबर में यहाँ पर आप देख रहे हैं, कला संस्कृति और युवा विभाग की जो झांकी थी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष पर आधारित थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अभी हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जो 9वां नंबर पे आपको दिख रहा है, ये 50 साल बेमिसाल पटना जू, क्योंकि पटना जू का अभी 50 साल पूरा हुआ है इसकी स्थापना का, मतलब एक चिड़ियाघर के रूप में। तो ये चीजें कुछ 2-3 हैं जो कि कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि 75वां गणतंत्र दिवस जो सेलिब्रेट किया गया, तो जो राजपथ पर जो कह सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में परेड में शामिल होते हैं, तो 2024 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, ये मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल हुए थे। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा हालिया जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत युवा बेरोजगार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसका राइट जो आंसर होगा, सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई आंकड़े यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी। इस रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 83% जो युवा है भारत में बेरोजगार है। कितना? तो 83%। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अब इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में या फिर भारत के लगभग 83% जो युवा हैं बेरोजगार हैं, जिनमें 62.2 पुरुष और 76.7% महिला शामिल हैं। दोनों यहाँ पर कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है।
तो ये तो एक बेसिक सा पॉइंट रहा इस रिपोर्ट से संबंधित। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और भी डीप में जानकारी है जो कि आप यहाँ पर पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी अधिक है। कुल मिला के बात यही है, इसका सार यही है अगर कहें तो। माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार आप इसको कह सकते हैं, तो इसकी संख्या बहुत ही अधिक है, सबसे अधिक है एक प्रकार से देखें तो। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या साल 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों से 35.2% थी, जो कि 2022 में 65.7% हो गई है। यानी कि एक तो यहाँ पर ये समझिए कि जो कह सकते हैं भारत में बेरोजगारों की संख्या, युवा बेरोजगारों की, वो इस समय कितनी है तो 83% है। तो इसमें भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या अधिक है। अच्छा, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, साल 2000 के मुकाबले युवा बेरोजगारों की संख्या 2022 में ये लगभग दोगुनी हो गई है। 2000 ईस्वी में जो कुल युवा बेरोजगारों की जो प्रतिशतता थी वो 35.2% थी, लेकिन जो नवीनतम रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि 2022 में ये बढ़कर हो गई है 65.7%। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें उन पढ़े लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया है जो 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि माध्यमिक। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि विजय जैन। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मुंबई स्थित भारतीय मीडिया समूह टाइम्स ग्रुप ने स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर करें टाइम्स ग्रुप की, तो ये आखिर है क्या, आप ये ध्यान रखेंगे। टाइम्स ग्रुप जो है एक प्रकार का ये भारतीय मीडिया समूह है। इसके अंतर्गत कई कंपनियां शामिल है, कई चैनल शामिल है। जो आप यहाँ पर आगे पॉइंट पे देखेंगे कि मीडिया समूह टाइम्स ग्रुप के कई अंग है, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, आप लोग जानते होंगे। तो इसकी अगर हम बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक भारतीय दैनिक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1838 में मुंबई में हुई थी। तभी मुंबई को बॉम्बे के रूप में जाना जाता था। और नवीनतम एक रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया 28 लाख प्रतियों के साथ दुनिया में किसी भी अंग्रेजी भाषा के अखबार का सबसे बड़ा प्रकाशक है, यानी कि पब्लिकेशन है। तो ये भी जो संबंधित है, ये टाइम्स ग्रुप से ही संबंधित है। यहाँ पर टाइम्स ग्रुप का आप लोगो को देख सकते हैं। तो ये बातें रही टाइम्स ग्रुप से संबंधित। लेकिन एक अमेरिकी मैगजीन है टाइम्स, जो कि वीकली प्रकाशित होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ना हो, इसी वजह से टाइम्स मैगजीन को लेकर भी हमने आपको जानकारी यहाँ पर इसी में दे दिया है। देखिए, पहला पॉइंट है, जबकि टाइम्स पत्रिका यानी कि मैगजीन न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। यह पहली बार 3 मार्च 1923 को प्रकाशित हुआ था। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये इसका पहला संस्करण था, जो हमने इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया है। ये पहला संस्करण इसका था। अच्छा, अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की, तो वैसे भारतीय जिन्हें इस पर फीचर किया गया, जिससे मतलब वैसे भारतीय जिनको इसके कवर पेज पर शामिल किया गया, वो सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय शख्स में अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो कितनी बार उन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया, तो 3 बार। एक तो 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था जिस वर्ष, और उसके बाद 1947 और 1997, तीनों इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में, ये वही वर्ष था जब कांग्रेस का अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए, यहाँ पर मैं ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में तो किया था, लेकिन वो कौन सा अधिवेशन है, कहाँ पर हुआ था? ये समझिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, और आपको हर हाल में इसका आंसर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल है। तो ये सूची है भारतीय शख्स की, भारतीय महान हस्तियों की, जिन्हें इसमें फीचर किया गया। तो ये सारी चीज यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हम यहाँ पर आगे। चलिए, एक जानकारी हमने बिहार के संदर्भ में दिया था 2023 में कि पटना बिहार के सयस कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में बेहतर काम करने के लिए टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप शख्सियत यानी कि पर्सनैलिटीज की सूची में शामिल किया था।
यही वो उसका कवर पेज है जिसमें पटना के सैयद कपूर को शामिल किया गया था और बिहार के लिए एक प्रकार से गौरव का ये क्षण था। तो ये चीज़ें आपको समझना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, ब्रासिलिया, ब्राजील। यानी कि जो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, यहीं पर ये आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि ब्राजील की अध्यक्षता में अभी वर्तमान में जो G20 की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के पास है। इसकी जो कमान है वो भारत से ब्राजील को मिली है। ठीक है, तो ब्राजील की अध्यक्षता में राजधानी ब्रासिलिया में 2 दिवसीय रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित किया गया 27 से 28 मार्च 2024 को, ये ध्यान रखिए। और इस समूह के उद्देश्य की बात करें, जो बैठक आयोजित हुआ है रोजगार कार्य समूह की, तो रोजगार के अवसर को बढ़ाने का प्रयास करना, कामगारों की दिक्कतों को समझना, उनके समाधान पर काम करते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही साथ आर्थिक विकास को रफ्तार देना, ये इसका एक प्रकार से मूल उद्देश्य है जिसको लेकर ये आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए हमने अगला पॉइंट आपके समक्ष रखा है कि पिछले साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी। भारत की अध्यक्षता में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, यानी कि जो बात हम कर रहे हैं रोजगार कार्य समूह की, ये पहली बैठक फरवरी 2023 में राजस्थान के जोधपुर में हुई थी और दूसरी अप्रैल 2023 में असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत को जो G20 की कमान मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी, ये आप लोगों को मालूम है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी और भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था, ये भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था और इसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सारा संसार, सारी दुनिया एक परिवार है। ठीक है, तो ये इसको लेकर ध्यान रखिए। आइए हम आपको कुछ जानकारी दें, जैसे कि जो दिल्ली में प्रगति मैदान के पास भारत मंडपम में ये आयोजित हुआ है 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन, वही छवि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग, यही है भारत मंडपम, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। अच्छा, भारत मंडपम के ही सामने ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया में जो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये भारत मंडपम के बाहर लगाई गई है। ये भी एक प्रश्न है, इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए G20 के बैठक को लेकर हमने जानकारी दिया था कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छा, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर रेगुलर एग्जाम के प्रश्न पत्र को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंप दी है और आपको ध्यान रखना 17वें G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था ये था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये आपको यहाँ पर नोट करना है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी G20 का एक बैठक आयोजित हुआ था, जिसका नाम है, जो समूह की जो बैठक आयोजित हुई, श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेबर 20। इसका आयोजन भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत ही यहाँ पर किया गया। आयोजन था 22 से 23 जून 2023। इसका आयोजन हुआ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो ज्ञान भवन और बापू सभागार है वहां पर। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया और इसका जो थीम था यह था एक परिवार और एक भविष्य। तो इतनी सारी बातें बिहार के संदर्भ को लेकर भी G20 के संदर्भ में याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि ये सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। हर हाल में हमें इस वीडियो में 700 लाइक चाहिए, आप लोग 700 लाइक का आंकड़ा पूरा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जितने लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स लिए हुए हैं, आप लोग एप्लीकेशन पर ही क्लासेस को फॉलो कीजिए। वहां पर अलग से करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, आप उसे देखेंगे तो वहां पर आपको बेहतर फील आएगा, क्योंकि वहां पर जो होता है उसमें ऐड वगैरह नहीं आता, वो चीज़ें अपलोड होती है एप्लीकेशन पे, तो बिना ऐड के वहां पर आप देख सकते हैं, मतलब इंटरप्शन आपको वहां पर नहीं होगा। तो जो लोग कोर्स लिए हैं एप्लीकेशन पे ही देखिए, वो बेहतर रहेगा। चलिए छठे प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि गुजरात।
अब यहाँ पर आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने सूरत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, शिक्षा रिफॉर्म की बात करें तो यह माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख फिनिश यानी कि फिनलैंड विश्वविद्यालय के साथ सहयोगात्मक प्रयास है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, मतलब इसके सहयोग से। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ये जो शिक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है शिक्षा रिफॉर्म, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, संबंधित है गुजरात से। अब आगे हम इसी तरह की जानकारी आपको देंगे। देखिए, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इसी प्रकार के मतलब चीज़ों से संबंधित है। वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आपको मालूम है कि फरवरी 2024 में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा का इन्होंने अनावरण किया था, जिसमें पहेलियां और कहानियां शामिल हैं। ये बातें हमने आपको इसी सीरीज में बतलाया था। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है ई जादुई पिटारा। इसके बाद अगला पॉइंट है, जून 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। और इसी दौरान यहीं पर उन्होंने ई लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन यानी कि फास्टैग का भी शुभारंभ किया था। तो ये चीजें ई लर्निंग से संबंधित था, जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है। रिवीजन पर्पज से भी चीजें आपको ध्यान रखना है। इस सीरीज की यही तो खासियत है, करेंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपका रिवीजन भी होता जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का संग्रह बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं आपको मिलता होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको हम जानकारी देंगे ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हुए हैं। चलिए, ये सभी हमने ऑलरेडी आपको बतलाए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमने अपडेट किया है, जैसे कि मतलब ये तो अपडेट होता रहता है। रिसेंटली जो अपडेट हुए हैं, जैसे कि हमने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था कि सी विजिल ऐप अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। सक्षम ऐप को भी चुनाव आयोग ने, नो योर कैंडिडेट ये भी चुनाव आयोग ने, संकलन ऐप अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, और 1962 किसान ऐप नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको लेकर विस्तृत बातें डेली करंट अफेयर्स की क्लास में होती रहती है। वो चीज़ें आपको रेगुलर क्लास फॉलो करेंगे तो तभी आपको मतलब समझ में आएगा, तभी आप चीज़ों को चेन बना के याद रख पाएंगे। क्लास को छोड़ छोड़ के देखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक समय फिक्स कीजिए, उस दौरान आपको क्लास फॉलो करना है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं या फिर शपथ लिए हैं। बताएं कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, वर्तमान में पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश या फिर कहें 44वें व वर्तमान न्यायाधीश जो है, यह है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में यहाँ पर हल लिखा गया, मिसटाइपिंग है। तो हाल ही में मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह, उन्होंने उन्हें पद की शपथ दिलाई है, और ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए आगे हम बात करते हैं वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं, एक्चुअली मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये ध्यान रखिए। और पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाईकोर्ट के जो 44वें मुख्य न्यायाधीश है, ये है कृष्ण विनोद चंद्रन, ये आपको ध्यान रखना है, केरल के रहने वाले हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जबकि यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट और भी हमने अतिरिक्त जानकारी आपके समक्ष रखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, खास करके इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा निम्मू पदम दारचा निम्नलिखित में से क्या है। तो यह एक सड़क मार्ग है जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहा है। आइए इसको लेकर आपको मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। अभी हाल ही में 25 मार्च 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बीआरओ ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निम्मू पदम दारचा सड़क को जोड़ा है, जिससे यह खबरों में है। ठीक है, यह सड़क की बात करें तो ये 298 किलोमीटर लंबी है, और यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। ठीक है, जिसका अभी हाल ही में कर सकते हैं एक प्रकार से शुभारंभ आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सड़क को भी जोड़ा गया है, इस मार्ग को जोड़ा गया है, जिसकी लंबाई है 298 किलोमीटर।
तो ये चीज़ें अभी खबरों में है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सड़क की, और ऐसे में लेह की चर्चा हुई है, लद्दाख की चर्चा हुई। लेह एक्चुअली में लद्दाख की राजधानी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में एक जानकारी हमने आपको दिया था, आपको याद होगा, यहाँ पर हमने लिखा कि लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जिसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने 2020 में बनाया था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। यह चीन सीमा के पास उमलिंगला दर्रे में स्थित है, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हमने कई बार आपके साथ ये बातें साझा किया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी पॉइंट हो तो आपको वो ध्यान रखना है। एग्जाम में वो अराइज होते हैं प्रश्न के रूप में। रिसेंटली जो पूछा गया था केबल ब्रिज के बारे में, वो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित था, और इस तरह के कई प्रश्न रिपीटेड मोड में एग्जाम में आए हैं। तो विशेष ध्यान रखेंगे आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रश्नों पर। अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, यानी कि सीमा सड़क संगठन की बात हो रही थी। तो इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो 7 मई 1960 को उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में मार्च महीने में किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार का स्थापना दिवस तो रिसेंटली मनाया गया है, और हमने आपको जानकारी भी दिया था। अब दूसरा और मतलब दूसरी ओर यहाँ पे जो 4 विकल्पों में असम, त्रिपुरा, राजस्थान और अच्छा असम पुनः से दे दिया गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि बिहार और राजस्थान का स्थापना दिवस मार्च महीने में माना जाता है। अब इसको समझिए ध्यान से कि हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? तो 75वां। राजस्थान की जो स्थापना हुई थी एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता 30 मार्च 1949 को। और बिहार को लेकर जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इससे पहले 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया था। दरअसल 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अच्छा, बिहार के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिटेल जानकारी आपको दे दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देख रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो ऐसे धर्म हैं जो कि बिहार से इनका कह सकते हैं, यानी इसका जो ओरिजिन है वो बिहार है। और यहाँ से संबंधित एक प्रश्न हर सेट में, बीपीएससी वाले किसी भी एग्जाम में हर सेट में आप एक प्रश्न कॉमनली देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक पर अपनी कमांड रखिएगा, एक प्रश्न आपके हाथ में रहेगा, एक अंक आपके हाथ में रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक नया उपग्रह यूनहाई 3 लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 27 मार्च 2024 को चीन ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का नाम है यूनहाई 3। इसे चीन ने उत्तरी सांक्सी प्रांत के ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। तो ये संबंधित है यहाँ पर यूनहाई 3 से, जो कि एक वायुमंडलीय अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी करने वाला एक सैटेलाइट है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी हमने ऐसी ही जनवरी महीने में आपको दिया था कि इससे पहले 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब यानी कि ईपी लॉन्च किया था चाइना ने, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना है। और इसकी बात करें तो इसे चीन के सिचुआन प्रांत के जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस रॉकेट का नाम है जिससे ये लॉन्च किया गया था। तो ये बातें दोनों चाइना से संबंधित है, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खास करके ये सारे रॉकेट का नाम या फिर जो उपग्रह है, इन सभी उपग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है जो संबंधित है आपके, मतलब आपके नहीं बल्कि चाइना से। अच्छा, इसी तरह का एक जानकारी मिशन से संबंधित पूछा गया था, आर्टेमिस मिशन से संबंधित, जो कि नासा से संबंधित है एक्चुअली मूल रूप से। और एक जानकारी और भी पूछा गया था इसी तरह का आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शिमगो उत्सव मनाया गया है? तो शिमगो उत्सव जो मनाया जाता है एक्चुअली ये गोवा में मनाया जाता है।
विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तस्वीर के माध्यम से कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसको लेकर जानकारी दे दूँ कि शिमगो भारत के गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत त्योहार है। इसे शिमगोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है, इस दौरान मनाया जाता है और यह वसंत के आगमन और साथ-साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न के रूप में यहाँ पर गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हम आपको बतला रहे थे कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, ये गोवा के ही रहने वाले हैं और दामोदर मौजो को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये भी गोवा के ही रहने वाले थे। चलिए 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने या फिर एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और इनको लेकर डिटेल जानकारी कई बार ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आई होप कि आपने इस सीरीज को या फिर इस वीडियो को एंजॉय किया और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है। जो लोग कोर्स नहीं लिया है तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाइए, इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहां पर आपको तमाम चीजें जो यहाँ पर दिख रही है वो डिटेल में बेहतरीन तरीके से मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। डिटेल जानकारी आपको दिया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर हमें बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।